जय हिंद फ्रेंड। ये चैप्टर अभी चैप्टर है ये सेकंड। कल हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी क्लास 9th का, और आज अभी हम सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सेकंड चैप्टर के बारे में देखेंगे सारी चीजें। यहाँ पर आपको पता है कि जैसे पहला चैप्टर हमने कवर किया है वैसे ही सेकंड चैप्टर भी हम लोग कवर करेंगे। ऐसा इसमें सोचने वाली कोई बातें नहीं है कि जब हमने कह दिया है एक बार आप लोगों से कि पूरा कराएंगे हम 7 दिनों में, तो फिर इसको हम 7 दिन में कंप्लीट करा देंगे। कल एक चैप्टर होगा, आज एक पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा। हो सकता है कि इसको हम रिकॉर्ड 2 अलग अलग पार्ट में करें, बट फिर भी हम लोग इसको प्रोवाइड कराएंगे आपको। एक ही वीडियो में हो सकता है कि आपको प्रोवाइड कराएं। 2 अगर वीडियो रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज का इस समय दिक्कत थोड़ा सा स्टोरेज के लिए हो जाती है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने में ना पूरा एक रिकॉर्ड करने में खींचता है बहुत तेजी से, तो इसलिए स्टोरेज का थोड़ा सा इशू रहता है। बट ठीक है, हम लोग इसको ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट अगर करना है तो कर देंगे, लेकिन फिर भी कंप्लीट तो हम इसको करेंगे ही। ठीक है ना। तो फिर कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हर एक चीजें हम समझेंगे। तो पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में जो चीजें देखा है उसी से रिलेट करके इसमें हमको समझना भी होगा। तो चलिए सब कुछ यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम की बातें नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या चीज, तो नाम इसका क्या है अभी, भारत का भौतिक स्वरूप है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इसके फिजिकल फीचर की बात हो रही है। अब फिजिकल फीचर में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिजिकल फीचर यानी कि इसके जो भौतिक स्वरूप है इसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो हम यहां से पढ़ने वाले हैं इसको। इंडियन जियोग्राफी का पार्ट माना जाता है, क्लास 9th की जियोग्राफी पूरी तरह से इंडियन जियोग्राफी है। ठीक है, भारत का भूगोल जो है इसको हम कह सकते हैं। जियोग्राफी वैसे तो कई पार्ट में अलग अलग हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, बट यहाँ पे अभी ये आपको कैसे मिलती है तो इंडियन जियोग्राफी के नाम से जानी जाती है। और इसमें हम क्या समझेंगे, तो इसमें हमको ये समझना है कि कई अलग अलग भागों में हम इसको डिवाइड करके इंडिया को पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया को कहते हैं हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, विविधताओं का देश कहा जाता है इंडिया को। तो इसी में हमको समझना है कि अगर विविधताओं का देश ये कहा जा रहा है तो इसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है हिमालय पर्वत के बारे में डिटेल चर्चा, जो भी इस एनसीईआरटी के बेस्ड पर रहेगी। साथ में हमको क्या देखना है, प्लेन एरिया। ठीक है, मैदानों के बारे में भी हम समझेंगे। मैदानों के साथ साथ हम इसमें समझने वाले हैं, मैदानों के साथ में हम क्या समझेंगे तो प्रायद्वीप पठार के बारे में भी हम इसी में समझेंगे। और प्रायद्वीप पठार के साथ अगर हम देखेंगे तो इसी में हमको मिलेगा द्वीप समूह। ठीक है, तो द्वीप समूह के बारे में भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। यहीं पर हम पढ़ेंगे कुछ तटीय मैदानों के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग यहीं पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, हम इसी के साथ ये भी देखेंगे कि हमारे ये जो पूरे हिमालय पर्वत से लेकर द्वीप समूह हैं, इन सभी में कौन हाईएस्ट पीक है, कौन कहाँ स्थित है, इनके सारे फीचर्स भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगा और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक बार आप एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर यहाँ से कर लेते हैं तो फिर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखते हैं। ठीक ना, तो फिर ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, हमारे इंडिया के बारे में बताया जाता है कि देखिए यहाँ पर क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि देखिए जैसे आप जानते हैं कि भारत विभिन्न आकृतियों वाला यानी स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। और इस प्रकार से जितने भी भूभाग क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जैसे वो है मैदानी क्षेत्र, जहां हम लोग रहते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, प्लेन एरिया। डियर, रहने के लिए प्लेन एरिया ही चाहिए। अगर ऐसा फ्लैट ना हो, प्लेन एरिया ना हो, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा एरिया हो, यहाँ पे कोई रह रहा हो,
यहाँ से गिरेगा बेचारा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो फिर दशरथ मांझी की घटना हो जाएगी। दशरथ मांझी के यहाँ ऐसी ही घटना थी। बिहार के जाने माने व्यक्ति दशरथ मांझी हैं और उनकी घटना कभी हम लोग चर्चा करेंगे उनके ऊपर। तो फिर ये जो है वैसी घटना ना हो, इसलिए हम लोग अधिकतर कहाँ रहते हैं, तो प्लेन एरिया में रहते हैं। ठीक है, समतल पाथ पर हम लोग रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं। ठीक, अब प्लेन एरिया में रहने का मतलब है कि उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं मैदान। समझ में आई बात? मैदान किसे कहते हैं, तो बिल्कुल प्लेन एरिया है जहां पे हम लोग रहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वहां से दूर दूर तक देखेंगे ना तो विशाल मैदान दिखाई देंगे आपको, ताकि आप खेती कर सके, वहां से कर सके कि हाँ देख रहे हैं जहां तक वो वाली उधर मेड़ दिखाई दे रही है वो 20 बीघा हमारा ही खेत है। तो ये 20 बीघा जो अपना खेत बताने के लिए रहता है, कहाँ बताया जाता है, प्लेन एरिया पे। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा खेत होते रहते हैं और सब इसी तरीके से प्लेन एरिया में ही देखने को मिलेंगे। ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे तो ऐसे देखने को मिलते नहीं है। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के आप निवासी हैं तो वहां पर्वतीय ढलानों के बारे में देखेंगे। और कुछ लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो वे बेचारे क्या देखेंगे, वे देखेंगे कि वहां पर जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले हैं तो वहां के बारे में जरूर कुछ जानेंगे। वास्तव में हमारे देश में हर भूभाग की आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। तो सारी चीजें मिलती हैं, नंबर्स ऑफ वैरायटीज, यानी कि हर एक वैरायटी के लोग और हर एक वैरायटी की चीजें कहाँ मिलती हैं, अकेले सिंगल भारत में मिल जाएंगी आप लोगों को। आगे समझे तो भारत की भूमि जो है ये बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं से बनी है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो जो प्रायद्वीप पठार है ये सबसे प्राचीनतम भाग है और इसी भूमि का जो है माना जाता है कि ये भूमि का एक स्थिर भाग माना जाता है। क्यों, ये हम पढ़ेंगे जब पेंजिया और पेंथालासा के बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ जब समझेंगे तो उसके बाद हम वहां देखेंगे कि किस तरीके से हमारा भारत पहले था अफ्रीका के पास, अफ्रीका के पास से थोड़ा आगे आ गया और अभी ये कहां पहुंच गया बेचारा, तो अभी आके जो है ये यूरेशियन प्लेट से टकराया और एक नया पर्वत निर्मित हुआ है, वो हिमालय पर्वत। माने आज की बात नहीं हो रही, ये भी इतने ऐसे नहीं कि एक आध 2 साल पहले की हम बात बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये भी बहुत पुरानी बात है और सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे आज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हाल के जितने भूकंप हैं ये सब गलत साबित कर देते हैं कि हिमालय उत्तरी मैदान जो अभी जल्द बना है, ये भूवैज्ञानिक जितने हैं इनके अनुसार हिमालय एक अस्थिर भाग है। यानी हिमालय एक स्थिर भाग थोड़ी है, अस्थिर है, अभी जल्दी बना हुआ है। अब जल्दी का मतलब कब है, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है, इसीलिए क्या बताया जाता है कि यहाँ पर अगर हम देखें इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। किसको, यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, हमारे हिमालय को। ठीक है, ये जो हमारा हिमालय है इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो ये अब आगे हम इस बात को समझ लेते हैं, आगे समझें। तो आगे हमको क्या समझना है, आगे यहाँ पे हमको यही चीज समझना है, देखिएगा फॉर्म इरेजर से ऑन करके हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे आप लोगों को हम बता देते हैं। ये एक मैप दिया गया है, ये जितने लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं उसमें भी यूज करते हैं और जितने लोग नहीं पढ़ाते हैं वहां पर भी इसका यूज होता है। इसका मतलब है कि ये मैप ऐसा है कि काफी बढ़िया जो है इसमें सारी चीजें दी गई है। तो फिर जब दूसरे लोग इसका यूज करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं इसका यूज करेंगे, हम भी इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग भी कर लेते हैं। आइए इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें बताया गया है कि ये जो इधर से अभी लगा हुआ भाग है, ये पूरा भाग यहाँ काराकोरम, लद्दाख, इधर जास्कर, इधर कैलाश, इधर ये पूरी लंबी श्रृंखला महान हिमालय की, यहाँ बीच में टूटी फूटी श्रृंखला मध्य हिमालय की और एक नीचे श्रृंखला है जिसको शिवालिक, इधर कुछ हिस्सा है जिसको हम लोग उत्तर पूर्वोत्तर भारत का जो है पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। बट इसमें क्या समझना है हमको ये समझना है कि क्या हम, ये तो हिमालय भी कह रहे थे, इसके अब ढेरों सारे नाम आप बता रहे थे, ढेरों सारे नाम जितने दिए गए हैं इनके पीछे का कई रीजन है।
हमने तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लास बहुत बार इस पे डिस्कस किया है, बट अभी एनसीईआरटी बिटवीन लाइन पढ़ रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं बताते हुए हम अभी इस पे समझते हैं। फिर अभी जो चीजें हमको आपको बतानी होगी वो सारी चीजें अभी हम बताएंगे। अभी मैप में जो जो चीजें हैं उसको आप देखते चलिए। फिर यहाँ से इसी में रिवर के बारे में भी बताया गया कि यहाँ से एक रिवर जाएगी, इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। इसकी ट्रिक होती है JCBRS, यानी कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक हैं, तो झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, और कुछ नदियां इधर से आती हैं, ठीक है, इधर से भी कुछ नदियां आके इससे लगेंगी, गिलगित नुब्रा करके नदियां कुछ इधर से भी लगती हैं। साथ में इधर हम गंगा नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है, ये नदियां गंगा नदी, यमुना नदी, इन सभी के बारे में भी इसी में चर्चा करनी है। ठीक, आगे बढ़ जाए हम लोग, तो आगे हमको क्या देखने को मिलता है, आगे हमको देखने को मिलता है यहाँ पर दूसरे नंबर का ये PDF, और इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें भी कुछ चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए आइए अब यहां से स्टार्ट होता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम समझते हैं। यहां से बताया जाता है जो हमारा उत्तरी मैदान है ना, ये जलोढ़ मृदा से बना है। अब जलोढ़ मृदा का मतलब क्या होता है कि भाई देखिए, मृदा जो होती है ना, मिट्टी, ये जो मृदा होती है ये दो प्रकार की मानी जाती है। एक मानी जाती है जलोढ़ मृदा में नई जलोढ़, जल ओढ़ का मतलब देखिए नदी यहाँ से आ रही थी और ये जल के साथ साथ मिट्टी भी लेके आई, और इसको जहाँ ये छोड़ देती है, जल जो ओढ़ा देती है ना, जो ले आके छोड़ चुकी है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, जलोढ़ कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो 2-3 साल पुरानी हो गई है उसको कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, और जो अभी ताजी ताजी आई है ना, तो ताजी ताजी को क्या कहेंगे, न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं इसको। ठीक, तो न्यू एलुवियल सॉइल इसको नाम दिया जाता है। तो ऐसा ही बताया जाता है कि जो हमारा मैदान है एक कैसे बना हुआ है, तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, और प्रायद्वीप पठार जो है आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना, मतलब चट्टानों से बना है। ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये जो नीचे वाला भाग, मतलब इस, आज कैसा भारत बन रहा है, नाराज हो क्या जी तुम, कैसे बन रहे हो, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला भाग है इसमें हम अगर देखें, इस क्या हो गया भैया भारत को, ये नीचे वाला जो है भाग, इसको हम नाम देते हैं प्रायद्वीप भारत। ये कैसे बना है, तो आग्नेय चट्टान और साथ में रूपांतरित शैल से बना हुआ है। समझेंगे हम किसको कहते हैं आग्नेय चट्टान, किसको कहते हैं रूपांतरित शैल, ये सब चीजें हम समझेंगे। ठीक है, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित शैल। फिर आगे हमको क्या देखने को मिलता है, आगे हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर हम भौगोलिक इसका वितरण देखें, तो भौगोलिक वितरण में क्या क्या देखने को मिलता है, तो भाई भौगोलिक आकृति में हम कई वर्गों में विभाजित करते हैं पूरे भारत को, कई वर्गों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से वर्ग आ जाते हैं, तो पहले नंबर पे हिमालय पर्वत श्रृंखला, हमने अभी नाम देखा। ऐसे उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये 6 वर्गों में बांटा है, 6 अलग अलग भागों में। हम लोग क्या करते हैं, तो हम ऐसे 6 भागों में ना बांट के इन दोनों को एक साथ हम लोग देख लेते हैं, इसको हम मैदान में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी में देख लेते हैं, बट ये अपना इनकी मर्जी है, भाई आप 5-6 भागों में बांट सकते हैं। तो जैसे ये बांटे हैं वैसे हम भी पढ़ लेंगे। हमको क्या करना है, हमको तो रीडिंग बिटवीन लाइन, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है तो इसी को पढ़ लेते हैं। तो फिर देखते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें अब हिमालय के बारे में बता रहा है, हम भी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे सारी चीजें, और देखेंगे हम इनके बारे में, और बहुत कुछ चीजें हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को पहले हिमालय के बारे में देखना है क्या क्या चीज। पहला कि ये उत्तरी सीमा पर विस्तृत एक हिमालय भूगर्भीय रूप से बना युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत, और ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ठीक है, और ये अगर हम देखें तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्ताकार का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। आइए इन सभी बातों को हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को पहले हम समझेंगे, फिर जाके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो इन सभी बातों को समझने के लिए आप हमारे साथ यहाँ बने रहिए, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो
तो सबसे पहला हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें ये देखा कि यहाँ से अगर हम देखें तो ए रहा भारत, ठीक है, ये भारत है। और इस भारत में अगर हम देख रहे हैं तो ये बात कहाँ की हो रही है, इस ऊपरी भाग की बात होगी, ठीक है, इस ऊपरी भाग की बात हो रही है। यहाँ से इस ऊपरी भाग की बात हो रही है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये उत्तर में स्थित है, ठीक है, उत्तर में स्थित है और उत्तरी सीमा का निर्माण करता है, ठीक है। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि उत्तरी सीमा का निर्माण करता है तो एक कहां से, यहाँ से एक रिवर निकलती है, एक नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। और ये जो नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से, ठीक है, इसके लिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ से ये जो नदी निकल रही है, ये जो नदी निकल रही है, इस नदी को क्या नाम देते हैं, तो सिंधु नाम देते हैं, ठीक ना, इसको नाम दे देते हैं सिंधु। और ऐसी ही एक नदी और निकलती है और वो इधर से निकलती है तो ये आ जाती है इस साइड में, ठीक है। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये दो नदियां अलग अलग हैं और यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं। तो इन्हीं के बीच का जो भाग है, ये जो खाली स्थान है, ये जो बीच का भाग है, इसी को नाम देते हैं कि यही कौन है, तो यही हमारा महान हिमालय कहें, केवल हिमालय कहें, तो यही हिमालय है, ठीक है। अब इस हिमालय के बारे में अगर हमको समझना है तो हम ये देखते हैं कि इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है वलित पर्वत। अब अगर इसको वलित पर्वत कहा जाता है तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, वलित पर्वत कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम समझें तो यहाँ पे हमको बताया जाता है कि देखिए एक तो प्लेट थी, ठीक है, प्लेटों के टकराने से जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, प्लेटों के टकराने से हमेशा बनते हैं, मतलब ये दो प्लेटें थी। और एक प्लेट क्या है, उसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पर P1 प्लेट, यहाँ पर है P2 प्लेट। इसकी डेंसिटी ρ1 होती है, इसकी डेंसिटी ρ2 होती है। अब क्या हुआ कि एक प्लेट भी आगे की तरफ बढ़ रही थी, एक प्लेट भी आगे की तरफ बढ़ रही थी, और एक समय के बाद ए वाली प्लेट नीचे चली जाती है। क्यों, टकराने के बाद, क्योंकि ए प्लेट कैसी है, ए प्लेट है भारी। अब भारी प्लेट डेंस हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, और जो प्लेट हल्की है, ये प्लेट ऊपर उठ जाएगी। और यही ऊपर उठी हुई प्लेट का जो भाग है, यही क्या बनाता है, यही फोल्ड माउंटेन बनाता है। और फोल्ड माउंटेन बनाने का मतलब है कि इसी तरीके से हमारा हिमालय पर्वत भी बना हुआ है, ऐसी आपकी एनसीईआरटी कह रही है। और यही बात है कि रीड इन द बिटवीन लाइन है, रीड बिटवीन इन द लाइंस, मतलब हमको क्या करना है, यही जो लाइनों के बीच में पढ़ना है ना, वही बातें ये हमने आपको बताया है। हमने कहा था ना आपसे स्टार्टिंग में कि एक छोटा सा वीडियो बना के हमने आपको बताया था कि आप तो लाइनें पढ़ लेते हैं, बट लाइनों के बीच में क्या लिखा रहता है ये आप पढ़ नहीं पाते, तो वही चीज हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये चीज आपको पता चल गया कि भाई यही है वलित पर्वत। और अभी ये जल्दी बना है बाकी सभी पर्वतों की अपेक्षा में, हमारे प्रायद्वीपीय पठारों की अपेक्षा में, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं कि युवा पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन है, यानी कि अभी नया बना हुआ है, ठीक। आगे अब हम समझें, तो आगे समझना है हमको, तो इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। और इसको हम साइड कहाँ करेंगे, तो इसको हम साइड कर देते हैं इधर नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ इसी को केवल साइड कर देते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा का पूरा एक फोल्ड हो जाता है, ठीक है, अभी सही है। अब इसको हम एक साइड कर दिए हैं। अब हम समझ लेते हैं इनके बारे में, ये महाशय के बारे में हमको पढ़ना है। और इनके बारे में अब क्या क्या, तो अभी तक हमने भी एक चीज इसी में आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, ये हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र और इनके बीच में। साथ में इसकी अगर लेंथ की बात करें तो थोड़ा सा धनुष के आकार का है। तो धनुष के आकार वाली बातें ये हैं कि आपको देखना है कि ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा ये बना हुआ है इस आकार का। थोड़ा सा हम इसको पेन की साइज बढ़ा देते हैं, यहाँ ऐसे आकार का है, और इधर से
जितने भी ठंडी हवाएं आएंगी या फिर शत्रुओं से कोई खतरा होगा तो इन सब से अवरोधक का काम करेगा, यानी हमको बचाने का काम करेगा। ठीक है, ये हमको बचाने का काम करेगा। ये धनुष के आकार का है। ये 2400 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है, 2400 किलोमीटर लेंथ है। और यहाँ पर इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो कितनी है, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, 400 किलोमीटर मानी जाती है। यहाँ पर चौड़ाई थोड़ी कम है जो कि 150 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ से यहाँ तक ये जो फैला हुआ है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। एक है, ठीक ना, एक है नंगा पर्वत इधर माउंटेन, और एक है नामसा बरवा, नामसा बरवा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यही चीजें यहाँ पे आपको समझनी थी, ठीक ना। ये हिमालय के बारे में पूरी बात, यहाँ से यहाँ तक की ये बात हमने समझ लिया है। आगे देखें तो आगे अब क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक पूर्व की अपेक्षा अधिक विविधता कहाँ देखने को मिलती है, तो अधिक विविधता हमको जो है पूर्वी भागों में देखने को मिलेगी, उधर पूर्व वाले भाग में। और साथ में हिमालय के 3 भागों में हिमालय को हमने बांटा है। वो कौन कौन से अलग अलग भाग हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कि एक महान हिमालय, आंतरिक हिमालय जिसको कहा जाता है, और इसी को हिमाद्री भी कहते हैं, और सबसे अधिक श्रृंखला इसी में है, 6000 मीटर से औसत ऊंचाई इसी में देखने को मिलती है। ये कुछ मुख्य शिखर यहाँ पे बताए गए हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है, 8848 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा भारत में स्थित है और ये जो है 8598 किलोमीटर, 8598 मीटर इसकी है हाइट। और फिर मकालू और धौलागिरी ये सब जो है कहाँ है, ये सभी के सभी नेपाल में है। ठीक है, इसी के साथ अभी हम इनको समझेंगे। ऐसा आपको सोचना नहीं है कि हम लाइनों के बीच की तो बातें समझ रहे हैं तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे। नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेर, नामचा बरवा, गुरला मांगता। ठीक है, इन सभी के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनको अब हम लोग कहाँ समझ लेते हैं, इनको हम एक मैप पे भी समझ लेते हैं कि ये कौन कौन सी चोटियां हैं और किस स्थान पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये पूरी बातें हम समझने वाले हैं। और इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि पहले इस पूरे हिमालय में क्या क्या बातें और बताई जा रही हैं। और बातों में अगर हम देखें तो महान हिमालय के बारे में बताया जाता है कि वलय की प्रकृति असममित है और हिमालय इस भाग का एक क्रोट ग्रेनाइट का बना हुआ है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बहुत सी हिमालयां यहाँ से निकलती हैं, बहुत सी नदियां यहाँ से निकलती रहती हैं। ठीक है, और महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमालयों के नाम और दर्रों के नाम बताइए। हम सभी बताएंगे, सभी को अभी दर्रों के नाम बता देते हैं, जितनी भी हिमालयां मिलती हैं उनके नाम बता देते हैं। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं, वो भी हम अभी देख लेते हैं। फिर हिमाद्री के दक्षिण में अगर हम देखेंगे, हिमाद्री के दक्षिण में अगर हमको समझना है तो फिर मिलेगा हमको मध्य हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में। ठीक है, मध्य हिमालय मिलेगा, और जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको हम लोग नाम देने वाले हैं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये हिमालय के श्रृंखला का मुख्य अत्यधिक संपीड़क और परिवर्तक शैलों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाब जैसी श्रृंखलाएं जो है इसमें देखने को मिलती हैं। धौलाधार, महाभारत इसमें रेंज मिलती है देखने को। और एक कश्मीर की घाटी और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, कुल्लू घाटी सब इसी में स्थित है। इसे पहाड़ी के नगरों के लिए जाना जाता है। अब मसूरी, नैनीताल, रानीखेत इन सबको देखना है। तो ये हमको देखना है 2 पर्वतों के बारे में, पहले इनके बारे में हम समझेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। और ये हमारे साथ आप देखेंगे कहां पर, तो यहीं पर। कहां जाएंगे, यहीं पर देखना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बनाते हैं ये मैप, और इसी पे अब फिर से सारी चीजों को हम समझते हैं। चलिए, ये हमारा मैप तैयार है और इसी मैप के बिहेव पर हम सारी चीजें समझेंगे।
सबसे पहला हमने यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में नहीं बताया गया है, तो ट्रांस हिमालय की चर्चा अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें उसके बारे में भी जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ से एक तो पर्वत हमको कौन सा मिला, एक तो पर्वत हमको मिल गया महान हिमालय, और ये यहाँ से आता है तो कुछ ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इस महान हिमालय की बात कर रहे हैं तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने तो हाइट से लेकर बाकी सारी चीजों को समझ लिया है, लेकिन अब क्या देखना है कि इसमें जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में अगर हम समझें तो ये जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं कौन से किस स्टेट में है, किस राज्य में है, किस देश में है, ये भी समझना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो रहता है, सबसे पहले नंबर पे उसका नाम क्या है, तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हमने देख ही लिया नंगा पर्वत, यहाँ पे नाम चावल, ये तो हमने देख लिया। बट अब दूसरे नंबर पे अगर हम इसमें समझ रहे हैं तो हमको क्या देखना है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे हमको समझना है आगे, तो यहाँ आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ऐसी 6 चोटियां हैं। कौन कौन, तो पहला एक है कामेत, ठीक, कामेत के साथ साथ देखेंगे यहाँ कामेत, कहां से तुम, कामेत के साथ में हमको क्या देखना है, तो कामेत के साथ देखना है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के साथ यहाँ देखेंगे केदारनाथ, फिर देखेंगे नंदा देवी, नंदा देवी, ये सब यूके में है, मतलब उत्तराखंड में। फिर यहीं पर देखेंगे हम लोग त्रिशूल, ठीक है, ये सब यहाँ पर कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नेपाल में हमको धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मकालू, लहोदसे, सीसा पंगमा, ये सब कहाँ मिल जाएंगे, ये सब नेपाल में मिल जाएंगे। माउंट मकालू, माउंट अकालू, सीसा पंगमा, लहोदसे, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ मिलने वाले हैं, सब के सब नेपाल में मिलने वाले हैं। इसी के साथ आगे हम बढ़े तो आगे यहाँ सिक्किम है, और सिक्किम में कौन मिलता है, तो कंचनजंगा, ठीक है, एक कंचनजंगा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी के लिए मानी जाती है। इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ है, तो सिक्किम है। इसके बाद यहाँ पे कांगटो, और फिर आगे बढ़ने पे हमको क्या मिल जाता है, नामचा बरवा मिल जाता है। ये सब कहाँ है, तो ये सभी की सभी महान हिमालय की चोटियां हैं। इस महान हिमालय की जितनी चोटियां हैं अधिकतर इसमें 6100 यानी कि 6000 मीटर से अधिक ऊंची वाली चोटियां मिलती हैं, अधिकतर चोटियां इसमें। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे इसी में हमको देखने को मिलता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय इसके नीचे की श्रृंखला है। अब नीचे की श्रृंखला है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नीचे की श्रृंखला के लिए, नीचे की श्रृंखला है तो इसका भी एक मैप फटाफट हम बना देते हैं, और इस फटाफट मैप में आप याद रखेंगे। ठीक है, फटाफट, अभी 28 मिनट, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कवर हो जाएगा कुछ चीजें। फिर हम लोगों को एक बार वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा, उसके पीछे का रीजन है कि क्या ही बात बताएं, बार बार स्टोरेज का नाम लेंगे ठीक नहीं लगेगा ना। यहाँ पे महान हिमालय, फिर कटा पिटा हुआ जो क्षेत्र है इसको नाम देते हैं मध्य हिमालय। ठीक, तो महान हिमालय के कुछ 2-3 नाम भी याद रखना है। एक तो हिमाद्री इसको कहते हैं, इसी को उच्च हिमालय भी कहते हैं, इसी को नाम दिया जाता है सतत हिमालय भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये सब नाम किसके हैं, महान हिमालय के। लेकिन अगर ये मध्य हिमालय की बात करें तो इसको नाम दिया जाता है आंतरिक हिमालय कहते हैं। ठीक, इसी को आंतरिक हिमालय कहेंगे। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसी को निम्न हिमालय नाम देंगे। ठीक है, निम्न हिमालय नाम देंगे। तो ये सब नाम किसके हैं, ये सब मध्य हिमालय के। अब इसी में क्या समझना है, तो इसमें समझना है कि कुछ चोटियां इसमें भी हैं,
बट यहाँ पे क्या है, लगातार चोटियां नहीं है। इनकी हाइट कितनी है, तो इनकी हाइट बहुत ही कम है, 3700 से लेकर 5100 मीटर तक लगभग जो है यहाँ पर हाइट हमको देखने को मिलती है, मतलब कम हाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर कम हाइट देखने को मिलती है तो जैसे कौन कौन, तो इधर मिलेगी जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी, फिर साथ में पीर पंजाल पहाड़ी इसी में देखने को मिलेगी। इसी के साथ हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ नेपाल के क्षेत्र में, तो नेपाल के क्षेत्र में धौलाधर, वहां धौलागिरी था, यहाँ धौलाधर, तो धौलाधर यहाँ मिलेगा, धौलाधर, और धौलाधर के साथ में महाभारत रेंज, तो महाभारत रेंज भी इसी में देखने को मिलेगा, धौलाधर और महाभारत रेंज, ठीक है। तो ये इसमें मध्य हिमालय की बात हो रही है। अब यहाँ पे मंसूरी और ये सब कहाँ है, तो मंसूरी, रानीखेत, ठीक। अगर मंसूरी की बात की जाए तो ये जो मसूरी है ये है कहाँ, उत्तराखंड के क्षेत्र में ये भी है, ठीक है। नाग टिब्बा ये भी वही है, ठीक। तो ये सब कहाँ है, ये सब मिलते हैं हमको उत्तराखंड में। आगे अगर हम इसी में समझना चाहें, कुछ दर्रों के बारे में बात हो रही थी, तो दर्रे यहाँ के बहुत सारे हैं, ठीक है। उन सारे दर्रों को हम एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। जितने दर्रे हैं उनको एक साथ देखेंगे। और कौन कौन से दर्रे हैं, तो वही सब कल भी हमने आपको बताया था, जेलपला, बोमडीला, सिक्कीला, ठीक है, बुमला, और जितने भी नाथुला, ये सब जितने दर्रे हैं सब हम वहां से ऊपर के हिमालय से पढ़ते हुए आएंगे जब काराकोरम रेंज से, तो वहां पे हम लोग सारी चीजें समझेंगे। बाकी एक दर्रे का हमने एक कंप्लीट, जितने भी दर्रे हमने एक बार क्लास उसका प्रोवाइड कराया है आपको, विदाउट एनी पीपीटी, बिना किसी पीपीटी के, बिना किसी एनसीईआरटी के हमने एक बार कंप्लीट करा दिया है, कंप्लीट उसको पूरा। अगर आप वहां देख सकते हैं तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे तो हम भी प्रोवाइड कराएंगे ही दोबारा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ जाएं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं शिवालिक के बारे में, और शिवालिक के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं इनको भी समझ लीजिए। शिवालिक में बताया जाता है ये सबसे बाहरी श्रृंखला है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, 9 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, और ये मुख्य हिमालय की श्रृंखला के द्वारा जो है बताया जाता है कि उत्तर की सबसे, अगर उत्तर में सबसे ज्यादा जो है स्थित है। और फिर इसमें अगर हम देखते हैं उत्तर हिमालय के सबसे साउथ में, ठीक है। ये संपीड़क अवसादों से बना हुआ है, इसमें घाटियां, बंजरी, जलोढ़ ये सब मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय, हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, और इन्हें दून के नाम से जानते हैं, जैसे कुछ दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से को क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पर ये तो जो अभी था जितना, ये महान हिमालय, महान हिमालय के बाद हमने क्या देखा, मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय के बाद तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक, ठीक है, ये शिवालिक है। अब शिवालिक की बात अगर की जाए तो ये संपीड़क से बना हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी तो एक बार टकरा गया है, फिर से जब उस पर घर्षण हो रहा है ना, तो फिर से जब दबाव लग रहा है तो इसके कारण से वो निर्माण उसका हो रहा है। और साथ में यहाँ इनके बीच में, यहाँ इनके बीच में यहाँ दून देखने को मिलते हैं, दून, और इन्हीं दून को क्या नाम दिया जाता है, दून, दून। जैसे कुछ दून है, कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, तो कोटली दून, पाटली दून, देहरादून ये सब इसी में मिलते हैं, ठीक है। पाटली दून, कोटली दून, देहरादून सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पानी वाला क्षेत्र होता है झील की तरह, इनको हम नाम दे देंगे कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। तुम तो ठहरे ही रहे झील की तरह, ठीक है। तो पानी बनते, दरिया बनते तो कितने दूर निकल जाते, तो ये चीज इसी पे देखने को मिलता है। और आगे समझें, तो आगे भी समझ लेते हैं हम, क्या 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 समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं।
यहाँ पर इस मैप में क्या देखना है, इस मैप में ये तो सब कुछ हमने देख लिया है, ये शिवालिक स्टडी वगैरह इनके बारे में हमने सब समझ लिया है। अभी यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर अब हमको क्या समझना है, तो इस हिमालय के बारे में कुछ चीजें बताई गई और इनके बाद हम देखते हैं तो मैदान के पास आ जाएंगे। कुछ ही समय में हम मैदान के पास आ जाएंगे और टाइम हमको 35 मिनट हो गया है। ठीक है, 35 मिनट हो गया है। तो अभी हम इस पूरे हिमालय को देखने के बाद फिर एक बार हम इसको स्टॉप करेंगे और फिर आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको सेकंड पार्ट भी इसका देखना पड़े। हम अगर पार्ट इसका अलग अलग करते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कवर तो हमको करना है। पार्ट वाइज इसलिए कर देते हैं, थोड़ा सा कम समय में हम इसको अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी डायरेक्ट डाटा प्रॉब्लम से लेकर सारी चीजें अभी बनी हुई हैं, इसलिए थोड़ी सी अभी चीजें हैं। नहीं तो अगर एक साथ ही अपलोड होता ना तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम 10 घंटे लगातार यहाँ पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये पूरा मारते हैं हम एक दिन में, एनसीईआरटी खत्म हो जाता है। क्लास 9 की एनसीईआरटी कौन सी बड़ी चीज है, बट वही है कि अपलोडिंग से लेके सारी चीजें थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम वाली हैं, नहीं तो फिर हम अभी खत्म कर दिए होती इसको। इस उत्तर दक्षिण में अगर हम देखें तो हिमालय को हम साथ में पूर्व में भी देखते हैं। ठीक है, ये पूर्व वाला क्षेत्र अगर हम देखें तो ये जो इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो वहां पर भी कई सारी पहाड़ियों के बारे में बताया जाता है। डफला है, मेरी है, अबोर है, मिसमी है। ठीक है, फिर इसी में अगर हम देखें तो लुसाई पहाड़ी है। ठीक है, लाइम टोल पहाड़ी है। ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सब कहाँ देखने को मिलती हैं, तो ये देखने को हमको मिल जाती हैं इधर उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि इस भाग में अगर हम देखें तो इधर हमको देखने को मिलती है। वो समझेंगे हम हर एक के बारे में, वहां पे आगे अगर मिलता है तो फिर हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इन्हीं के साथ साथ हम देखते हैं तो हम नदियों के आधार पे बांट देते हैं। नदियों के आधार पे हम कैसे बांटेंगे साथ में हिमालय को। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा उसकी नहीं ये किया है एनसीईआरटी वाला, तो इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाते हैं। बाकी ये अगर हट जाओ भाई तुम, तो अगर जो है हम आगे देखते हैं कि अब क्या कह रहा है, तब कह रहा है कि नदियों के आधार पे इसको बांट दीजिए। तो नदियों के आधार पे हम बांट देते हैं। नदियों के आधार पे क्या क्या बताया है, नदियों के आधार पे यहाँ पे देखिए, पहली बात बताया है कि अगर नदी के आधार पे बांटना है तो सतलज और सिंधु के बीच में, सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय। ठीक है, और अगर आगे देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कश्मीर और हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली के बीच का जो स्थित भाग है उसको कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में जो है उसको नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र हिमालय सबसे पूर्वी सीमा बनाता है, और यहीं पर दिहांग महाखंड से हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मुड़ जाता है। इसी से यहाँ पे सेंटेक्सियल बैंड भी बनता है। सेंटेक्सियल बैंड का मतलब है धनुष के आकार की आकृति यहाँ पर बनेगी। ठीक, फिर साथ में यहाँ पे बताया जाता है किसी को हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कौन कौन सी पहाड़ियां हो सकती हैं, तो पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सब पहाड़ियां हैं। चलिए इनके बारे में समझते हैं हम लोग, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। तो पहले इनके बारे में हम समझ लेते हैं। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी समझा है ये तो आपने समझा ही। ठीक है, तो अब आगे क्या समझना है, अब आगे आपको जो समझना है वो ये समझना है कि महान से लेके सभी पर्वत हो गए, बट अब नदियों के बारे में देखना है। नदी यहाँ पे जो अलग अलग हैं उन नदियों के बारे में, तो यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु। ठीक है, और सिंधु के साथ साथ हमको एक नदी और दिखाई देती है, और वो नदी कौन सी है, वो नदी है सतलज। ठीक है, सिंधु के साथ सतलज, तो सिंधु ए रिवर हो गई सिंधु। ठीक है, और ए रिवर कौन सी हो गई, तो ए हो गई सतलज। सतलज, यहां से एक नदी और आएगी। ठीक है, एक नदी, और इस नदी को हम लोग नाम देंगे काली, और काली के बाद एक नदी आएगी जिसका नाम दिया जाएगा
तीस्ता। तीस्ता के बाद एक नदी आएगी जिसका नाम दिया जाएगा दिहांग। दिहांग। तो ये जितनी नदियां हैं, इन नदियों के आधार पर, ठीक है, एक सर सिडनी ब्राड करके एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम बताया जाता है कि उन्होंने ही इसको क्या किया है, इसको डिवाइड किया है, यानी इसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक, ब्लैक कलर भी तो मस्त चलेगा इसमें, यहां से यहां तक का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को नाम दिया जाता है क्या, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय के नाम से इसको जानते हैं, पंजाब हिमालय। फिर इसके बीच में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को नाम देते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और ये जो हिस्सा है काली और तीस्ता के बीच में, इसको नाम देते हैं नेपाल हिमालय। और यहाँ पे तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है, इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कह देते हैं, असम हिमालय। ठीक, ठीक है। इसी के साथ क्या चीज और एक एक्स्ट्रा में याद रखना है कि ये जो इधर वाला भाग है, इस भाग में कुछ पहाड़ियों के नाम बताए गए हैं। उन पहाड़ियों के नाम हम भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से नाम हैं? पहला, इधर जिसको ये नहीं बताया उसको हम बता रहे हैं डफला। ठीक है, डफला। डफला, अभोर, मिसमी, ठीक है। फिर साथ में हमको क्या मिलेगा, तो साथ में हमको इधर मिलेगा, अगर अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे की तरफ देखें तो नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी के बाद और नीचे देखेंगे तो इसी में सारामती रहती है, सारामती। और फिर आगे लुसाई, लुसाई माउंटेन। और फिर इसी में लाइमडोल माउंटेन। और आगे देखेंगे तो इसी में हमको क्या मिल जाएगी, अगर मिजोरम में देखेंगे तो मिजो पहाड़ी, और इधर त्रिपुरा के पास में देखेंगे तो त्रिपुरा हिल। ठीक है, ये सब पहाड़ियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और भी पहाड़ियां हैं इधर के क्षेत्र में, बट इतना ये बताया है तो उससे बहुत ज्यादा डीप में भी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, डीप में इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्लास 9 के बिहेव पर ही हमको कवर करना है। ऐसा नहीं कि आपको हम ये अभी बहुत डीप नॉलेज में लेके चले जाएंगे, फिर भी आप बोलेंगे कि भाई सारी चीजें यही बता दी जाएगी तो क्लास 9th में तो फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तभी तो हमको बहुत सारी एनसीईआरटी देखनी है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ आपको कवर हो गई। अब आगे हम समझ लेते हैं कि ये पूरा हमको हिमालय के बारे में पता चल गया है। अब हमको जो देखना है वो क्या देखना है, तो अब हमको यहाँ से मैदान के बारे में पढ़ना है। और मैदान के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर एक थोड़ी सी क्लास हो जाएगी बहुत ज्यादा लेंदी, इसको हम देखेंगे अब कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास का इन द सेंस है कि 2 अलग अलग पार्ट में देखना है, तो अगले पार्ट में अब हम इसको कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और बाकी लाइक शेयर ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसको अगर 1 मिनट भी कहीं लगा हो कि हमने सही पढ़ाया है, हमने अच्छा पढ़ाया है, तो फिर आप उस पर लाइक वगैरह कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा क्या होता है कि लोगों के पास जाता है वीडियो, बस इसलिए लोग भी पढ़ पाए। और उन बच्चों को जरूर बताइएगा कि जो आपके संपर्क में हो, जिनको ऐसा लगता है कि ये सब कैसे पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी वगैरह किसी को समझ नहीं आता, टीचर लोग बहका देते हैं ऑफलाइन क्लासों में, तो फिर उनको जो है थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये भी वो देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।